बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स ऑफ विजुअल बेसिक्स। और स्टूडेंट्स, विजुअल बेसिक के आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो लूप स्टार्ट करने जा रहे हैं डेट इज़ अ फार नेक्स्ट लूप। तो इससे पहले हम इस चैप्टर के अंदर कई तरह की लूप्स डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हर लूप का चलने का अपना तरीकाकार है। लेकिन आज जो हम फॉर नेक्स्ट लूप पढ़ेंगे, इसमें इस लूप का जो काम होगा ये इसका अपना तरीकाकार होगा, ये अपने तरीकाकार के मुताबिक चलती है। लेकिन ये लूप है, और लूप का क्या मतलब होता है कि जो आपकी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाती है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। और फॉर नेक्स्ट लूप को स्टार्ट करने से पहले दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि यहाँ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे। एक है प्री टेस्ट लूप और इसके बाद आएगी एक पोस्ट टेस्ट लूप। तो इस तरह के एमसीक्यूज भी आ जाते हैं पेपर के अंदर, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब प्री टेस्ट लूप क्या होती है? लूप इज अ लूप इन विच द कंडीशन इज evaluated बिफोर द बॉडी ऑफ लूप। कि ये ऐसी लूप है जिसमें जो कंडीशन होती है वो लूप की बॉडी चलने से पहले वो उसको वैल्यूएट किया जाता है। यानी कि जो कंडीशन होती है उसको स्टेटमेंट्स को चलाने से पहले चेक किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के आप कई लूप्स पढ़ चुके हैं। आपने स्टार्ट से कई लूप्स पढ़ी हैं जिसमें हम स्टेटमेंट्स को चलाने से पहले कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, तो ऐसी लूप जिसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को चलाने से पहले हम कंडीशन चेक करते हैं उसको बोलते हैं प्री टेस्ट लूप। और इसकी एग्जांपल नीचे दी गई है। ये आपके सामने एक एग्जांपल है जिसमें मैंने एक कंट्रोल वेरिएबल बनाया n, जिसको मैंने वैल्यू दे दी 0। ठीक है, उसके बाद वाइल लगाई। और यह वो लूप है जो हमने सबसे पहले स्टार्ट में पढ़ी थी इस चैप्टर के, वाइल वेंड लूप। ठीक है, और यहाँ हमने कंडीशन लगा दी। और यहाँ आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, जैसा कि कोई भी यहाँ ये वैसे ही आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा गया है, कंडीशन लिखी गई है। आप इस तरह की कोई भी यहाँ कंडीशन लगाते हैं वाइल के साथ, और इसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो देन आपकी ये वाली स्टेटमेंट्स चलती हैं जो यहाँ लिखी होती हैं। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो ये जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं ये नहीं चलेंगी। ठीक है, तो बेसिकली प्री टेस्ट लूप ऐसी लूप होती है जिसमें सबसे पहले कंडीशन चेक होती है और उसके बाद आपकी जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो चलती हैं। और ये सेकंड लाइन में भी वही बात लिखी हुई है, द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स इन द लूप बॉडी डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ कंडीशन। रिजल्ट ऑफ कंडीशन से क्या मुराद है कि कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। कंडीशन से यही आंसर आता है ना कि यहाँ कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी बॉडी ऑफ लूप चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो बॉडी ऑफ लूप नहीं चलेगी। लेकिन प्री टेस्ट लूप क्या है? जिसमें सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। इसके बाद हम पोस्ट टेस्ट लूप को देखते हैं कि वो क्या होती है। और सिंपल दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें जो कंडीशन होगी वो बाद में चलेगी। ठीक है, तो a post test loop is a loop in which a condition is evaluated after the body of loop। ये लूप की बॉडी चलने के बाद कंडीशन चेक होती है। हम कई मरतबा सॉरी कई लूप्स ऐसी हम पीछे पढ़ के आए हैं जिसमें कंडीशन एंड पे चेक होती थी, लेकिन आपकी जो बॉडी ऑफ लूप है वो पहले एग्जीक्यूट होती थी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सबसे पहले तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है। और डू लूप वाइल हमने पढ़ी थी। डू लूप वाइल के अंदर हमने यही चीज़ देखी थी कि इसमें सबसे पहले तो स्टेटमेंट चलती है, फिर आपकी एंड पे ये कंडीशन चेक होती है। ये कंडीशन एंड पे लगी हुई है। ठीक है, तो पोस्ट टेस्ट लूप ऐसी लूप है जिसमें कंडीशन जो है वो लूप चलने के बाद मतलब कि वो टेस्ट की जाती है। इन दिस टाइप ऑफ लूप द स्टेटमेंट इन द लूप बॉडी आर एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। तो जारी बात है, कंडीशन बाद में चलनी है तो आपकी स्टेटमेंट कंडीशन से पहले पड़ी हुई है, तो इसलिए जो आपकी स्टेटमेंट है वो कम से कम एक दफ़ा तो चलेगी। मतलब कि कंडीशन चलती है, सॉरी आपकी लूप चलती है जिसमें स्टेटमेंट्स पड़ी होती हैं, वो चलती है कंडीशन चेक होने से पहले। तो फर्ज किया अगर ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन ये आपकी जो स्टेटमेंट है वो लाजमी एक मरतबा चलेगी क्योंकि ये आपकी कंडीशन से पहले है। लेकिन अगर ये कंडीशन इधर होती टॉप पे, ठीक है, तो जिस तरह के डू वाइल लूप हमने पढ़ी थी और उसके अंदर पहले कंडीशन चेक होती थी फिर बॉडी ऑफ लूप चलती थी। ठीक है, तो डेट इज़ अ पोस्ट टेस्ट लूप जिसमें कंडीशन लास्ट में चेक होती है। अब हम आते हैं फॉर नेक्स्ट लूप की तरफ। तो फॉर नेक्स्ट लूप
बेसिकली लूप ही की एक टाइप है, और लूप का मकसद क्या होता है कि जो हमारे प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं उनको हमने बार बार एग्जीक्यूट करवाना होता है, बार बार हमने चलाना होता है। वो स्टेटमेंट्स कोई भी हो सकती हैं, कोई पहाड़ा हो सकता है, कोई फैक्टोरियल फाइंड करना हो सकता है। तो for next loop is used to execute a statement or set of statement for the specified number of times। तो for loop एक ऐसी loop है जो कि किस लिए इस्तेमाल की जाती है, to execute a statement or set of statements, कि जो आपकी स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट हो या ज़्यादा स्टेटमेंट हो, उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए। कहाँ कब तक एग्जीक्यूट करवाने के लिए? फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। तो आप खुद बता देते हैं कि मेरी लूप इतनी मरतबा चलेगी। जस्ट लाइक कि अगर आपने 5 नंबर प्रिंट करवाने हैं तो आप अपनी फॉर नेक्स्ट लूप को बता देंगे कि 5 नंबर तक मेरी लूप चलेगी, ठीक है। यही चीज़ है कि स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। 10 दफ़ा नंबर्स आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप अपनी लूप को बता देंगे कि अब मेरी लूप कहाँ तक चलनी है, यानी कि 10 तक चलेगी। दिस लूप इज़ वेरी यूजफुल व्हेन इट इज़ ऑलरेडी नो हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये लूप तब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जब हमें पहले से पता होता है कि हमने लूप को कितनी दफ़ा चलाना है। जस्ट लाइक कि मैं आपको कहता हूँ कि मुझे 2 का पहाड़ा 10 तक आपने चलाना है, ठीक है, लूप के ज़रिए। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, लूप को चलाने से पहले ही मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि आपने 2 का पहाड़ा कहाँ तक प्रिंट करवाना है, 10 तक। तो पहले ही अगर हमें पता हो कि हमने लूप को कहाँ तक चलाना है, तो उस मकसद के लिए फिर हम फॉर नेक्स्ट लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लूप होती है। और यहाँ मैं आपको एक और चीज़ यहाँ बताता चलूँ कि फ़र्ज़ किया अगर आप पेपर में बैठे हुए हैं और आपको एक क्वेश्चन आ जाता है और उसमें कोई भी नहीं बताया होता कि आपने किस लूप से करना है इसको। बस उसने एक क्वेश्चन दिया होगा, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, और आप क्वेश्चन को पढ़ने से आपको अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ रिपीट हो रही है। तो अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही होगी, इसका मतलब है उसके ऊपर लूप लगेगी। और अगर आपको पेपर में नहीं बताया गया कि कौन सी लूप आपने इस्तेमाल करनी है, तो आप फिर कोई भी लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फॉर नेक्स्ट लूप इस्तेमाल कर लें, व्हाइल व्हेन लूप इस्तेमाल कर लें, डू अनटिल लूप इस्तेमाल कर लें, डू लूप इस्तेमाल कर लें, ठीक है, डू व्हाइल लूप इस्तेमाल कर लें, कोई भी लूप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अगर पेपर में आपको ना बताया हो। लेकिन अगर पेपर में बता दिया हो कि आपने इस सवाल को फॉर नेक्स्ट लूप से करना है, तो फिर आपने उसी लूप से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को समझना, फिर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद हम फॉर नेक्स्ट लूप के सिंटैक्स के ऊपर आते हैं, यानी कि इसका लिखने का तरीकाकार क्या है। तो सबसे पहले तो आपने फॉर का वर्ड लिखना है, ठीक है, ये आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है फॉर का, ठीक है। इसके बाद आप एक काउंटर वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। काउंटर वेरिएबल हम पहले भी कई दफ़ा पढ़ चुके हैं कि हम लूप के अंदर एक ऐसा वेरिएबल बनाते हैं जो कि लूप की वैल्यू को कंट्रोल करता है, यानी ये चीज़ कंट्रोल करता है कि लूप ने कहाँ से चलना है और कहाँ तक चलना है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका और एंडिंग पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ हम कंट्रोल वेरिएबल से बताते हैं। तो हम एक कंट्रोल वेरिएबल बनाते हैं और उसको एक स्टार्ट वैल्यू दे देते हैं और इसी को एक एंड वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। और ये जो आपको सामने स्टेप एन है, ये बेसिकली जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर इंक्रीमेंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ हम स्टेटमेंट लिखते हैं, और इसके बाद यहाँ नेक्स्ट का वर्ड है कि हमारी लूप जो है वो यहाँ ख़त्म हो जाएगी। जो नेक्स्ट का वर्ड है इसका मतलब है हमारी लूप यहाँ ख़त्म हो जाएगी। और ये हमारे सामने एक प्रोग्राम है, इसको हम मतलब कि समझते हैं ताकि आपको फॉर नेक्स्ट लूप की भी समझ आ जाए, इसके सिंटैक्स की समझ आ जाए। तो सबसे पहले तो सवाल को रीड करते हैं। सवाल में हमें क्या पूछा गया है कि एक सवाल है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस फर्स्ट 5 ऑड नंबर यूजिंग फॉर नेक्स्ट लूप। तो वो कह रहा है कि पहले जो 5 ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, उनको आपने फाइंड करना। तो पहले 5 ऑड नंबर्स क्या हो सकते हैं? 1, 3, 5, 7 एंड 9, ठीक है। तो ये 5 आपने नंबर जो है ये फाइंड करने हैं किस लूप के जरिए? फॉर नेक्स्ट लूप के जरिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक वेरिएबल बनाएंगे एन, ठीक है, और ये कंट्रोल वेरिएबल है। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ हम कंट्रोल वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। ये हमने कंट्रोल वेरिएबल बना लिया एन, और इसके बाद फिर हम फॉर नेक्स्ट लूप लगाते हैं। तो आप फॉर का वर्ड लिखेंगे, यहाँ कंट्रोल वेरिएबल को कोई स्टार्टिंग वैल्यू दे देंगे और साथ ही उसको एंडिंग वैल्यू दे देंगे। तो हमने कंडीशन के मुताबिक चलना है कि हमारी जो लूप है वो 1 से 10 तक चले, क्योंकि अगर आपको पता ही है कि पहले जो 5 ऑड नंबर होते हैं वो 1 से 10 के दरमियान होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप अपनी लूप को कहेंगे कि आपने 1 से चलना है और 10 तक आपने चलना है, और हमें पहले 5 जो ऑड नंबर्स हैं वो फाइंड करके देने हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे लूप चलेगी 1 से, ठीक है, और 1 से चलने के बाद जब वो यहाँ आएगी तो उसका जनाब आला उसके अंदर 2 का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन होता यह है कि पहले
इस चीज़ को आप क्या ख़ास ख्याल रखें कि चलती कैसे है ये, कि सबसे पहले तो अब ज़रा गौर से मेरी बात सुनी आपने कि n जो कंट्रोल वेरिएबल है उसको हमने एक स्टार्टिंग वैल्यू दे दी है 1, और इसको साथ ही हमने एक एंडिंग वैल्यू दे दी है 10, कि 1 से चलना है और 10 तक चलना है, ठीक है। अब जब n की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब है n की वैल्यू 1 है, स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, तो साथ ही वो इधर आएगा और n की वैल्यू क्या कर देगा, प्रिंट करवा देगा। प्रिंट n का क्या मतलब होता है, जो कि n की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। इसके बाद स्टूडेंट आपका कंट्रोल जहां जाएगा स्टेप 2 के ऊपर, ठीक है। और इस स्टेप 2 का क्या मतलब है कि जो n की वैल्यू है उसके अंदर 2 का इजाफा कर दो, ठीक है। यहाँ अगर 2 लिखा है तो 2 का इजाफा हो जाएगा n की वैल्यू के अंदर। अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 3 का इजाफा हो जाएगा। अगर इधर 4 लिखा है, जितना भी आपने स्टेप के आगे जो वर्ड लिखा होगा वो जनाब इसके अंदर इजाफा होता जाएगा। यहाँ हमने 2 लिखा है, इसका मतलब है n की जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसके अंदर 2 का इजाफा होगा, तो 2 का इजाफा होगा तो क्या हो जाएगी, n की वैल्यू वो 3 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह प्रिंट n क्या कर देगा, 3 कर देगा, क्योंकि n की वैल्यू 3 है। इसके बाद 3 को प्रिंट करवाने के बाद यहाँ से कंट्रोल दोबारा स्टेप 2 के ऊपर जाएगा, ठीक है। और स्टेप 2 के ऊपर जाने के बाद फिर n की वैल्यू क्या थी, पिछली 3 थी, उसके अंदर 2 का इजाफा किया जाएगा, वो 5 हो जाएगी, ठीक है। और 5 करने के बाद वो दोबारा n को क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। इस तरह 5 भी प्रिंट हो जाएगा। अब n की वैल्यू 5 है जो कि प्रिंट हो गई है। अब उसके अंदर फिर हमारा जो कंट्रोल है वो स्टेप 2 पे यानी कि इसके पास जाएगा और ये फिर उसके अंदर 2 का इजाफा कर देगा। तो साथ साथ हमारी कंडीशन भी चेक होती जाएगी कि जो हमारा मतलब कि 5 है ना वैल्यू, तो 7 हुई, तो 7 ये भी चेक करेगा कि 7 छोटा है 10 से, क्योंकि हमारी जो लूप है वो 10 तक चलनी है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक चेक होता रहेगा 7, तो 7 छोटा है 10 से, तो वो चल जाएगी आपकी लूप। प्रिंट n क्या करवा देगा, 7 करवा देगा, क्योंकि n की वैल्यू 7 है। इस तरह फिर n के अंदर 7 प्रिंट करवाने के बाद फिर उसके अंदर 2 का इजाफा होगा, तो जो आपकी n की वैल्यू है वो 9 हो जाएगी, ठीक है। तो 9 भी जो है वो आखिरी वैल्यू से कम है, इसलिए वो भी कहाँ जाएगा, दोबारा प्रिंट n के पास जाएगा और वो इसको 9 को भी क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं पहले 5 नंबर जो हैं वो ये हैं 1 3 5 7 और 9 ऑड नंबर्स, ठीक है। और इसको अगर हमने ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए ये वाला प्रोग्राम है, ठीक है। आपको पता है कि जब 9 वैल्यू होगी, n की वैल्यू 9 थी, उसको हमने प्रिंट करवा दी है। इसके बाद जब 9 को प्रिंट करवाने के जब हमारा कंट्रोल इधर जाएगा तो 9 के अंदर 2 का इजाफा करेगा तो क्या हो जाएगा, 11। 11 अब इस 10 से बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अब हमारा जो लूप है वो मतलब कि जो हमारी कंडीशन है, ठीक है, वो हो गई है फॉल्स, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं कि हमने लूप को 10 तक चलाना था, ठीक है। और क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि जो पहले 5 नंबर होते हैं वो 1 से 10 के दरमियान होते हैं, ठीक है। तो 11 आया तो हमारी लूप क्या हो जाएगी, प्रिंट नहीं करवाएगा। 11 को आपकी लूप प्रिंट नहीं करवाएगी, आपकी लूप टर्मिनेट हो जाएगी यानी कि एंड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह इस प्रोग्राम के जरिए आप पहले जो आपके 5 ऑड नंबर हैं उनको आप प्रिंट करवा सकते हैं। इसके बाद एक और प्रोग्राम हम देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें दैट कैलकुलेट्स एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10। तो इसमें कह रहा है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें फॉर नेक्स्ट लूप का इस्तेमाल करते हुए, जो कि पहले तो प्रोडक्ट को कैलकुलेट करे, उसके बाद तमाम जो ऑड नंबर्स हैं उनकी प्रोडक्ट को क्या करवा दें, डिस्प्ले करवा दें, ठीक है। अब इसमें ऑड नंबर्स क्या होते हैं, यू नो वेल, 1 3 5 7 और 9। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट का मतलब ये होता है ज़र्ब करवाना। तो इन सब को हमने क्या करवाना है, आपस में ज़र्ब करवाना है। और इससे अगर इनको आप ज़र्ब करवाएं तो आंसर आता है 945, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन भी यही है कि पहले आपने इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करवाना है इन सबको। किन को, पहले 1 से 10 के दरमियान जो ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। सवाल पे अगर आपने गौर करना है कि 1 से 10 के अंदर ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ये वाले 1 3 5 7 9, ठीक है। इनके आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, यानी कि इनको आपस में आपने ज़रब करवाना है पहले
5 ऑड नंबर्स को या 1 से 10 के दरमियान जो ऑड नंबर्स हैं उनको आपने ज़रब करवाना है, ठीक है। उस ज़रब के बाद जो भी आंसर आएगा उसको आपने वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देना है। तो ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं या इनको अरेज कर लेता हूँ क्योंकि मैं आपको एक डायग्राम से इसको समझाने जा रहा हूँ। सो सबसे पहले तो इस प्रोग्राम को देख लेते हैं कि इसमें हमने किया क्या। सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट का एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। कोई भी किसी भी नाम से बना सकते हैं, पी से बना लें, प्रोडक्ट से बना लें। उसके बाद हमने सी के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और प्रोडक्ट की जो हमने वैल्यू है वो हमने 1 रख ली, ठीक है। प्रोडक्ट की वैल्यू हमने 1 रख ली। इसी तरह जो सी की वैल्यू वो भी हमने 1 रख ली। सी एक कंट्रोल वेरिएबल है, ठीक है। ये जो सी है ये बेसिकली लूप की वैल्यू को कंट्रोल करता है कि लूप आपकी 1 से चलेगी। ये देखें यहाँ से आपकी लूप स्टार्ट हो रही है फॉर से, तो फॉर की स्टार्ट में हमने काउंटर वेरिएबल सी बनाया और उसको वैल्यू 1 दे दी है। और इसका मतलब ये है कि हमने प्रोग्राम को बता दिया है इस कंट्रोल वेरिएबल के ज़रिए, यानी कि जो सी वेरिएबल है इसके ज़रिए हमने प्रोग्राम को बता दिया कि हमारा प्रोग्राम 1 से चलेगा और 10 तक चलेगा। तो इसके बाद क्या है कि स्टेप 2 यानी कि जो सी की वैल्यू है उसके अंदर 2 का इजाफा करते जाना है, ठीक है। और ये आपका प्रोडक्ट का फार्मूला है, ठीक है। तो अब ये किस तरह काम करता है, ये मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने एक सी की वैल्यू रखी है, एक प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट इनटू सी। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी सी की वैल्यू है वो 1 है। स्टार्ट में जो सी की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। और इसके बाद आप स्टार्ट में ही अगर प्रोडक्ट की वैल्यू देखें, ये हमने वहाँ यहाँ भी 1 रखी थी। बिल्कुल लूप को स्टार्ट करने से पहले प्रोडक्ट की वैल्यू 1 थी और सी की वैल्यू की क्या थी, 1 थी। मैंने प्रोडक्ट के नीचे भी 1 लिख दिया और सी के नीचे भी 1 रख दी। अब मैं इस फार्मूले को देखता हूँ, ये जो आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है ना, प्रोडक्ट इनटू सी, इसको असल में हमने इसको चलाना है, ठीक है। अब इसको चलाया तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट इनटू सी, यानी कि प्रोडक्ट को सी के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना और इससे आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आने के बाद हमारा जो कंट्रोल है वो इस जगह पे आएगा, ठीक है, 2 के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या करेगा, जो पहली वैल्यू है 1 की उसके अंदर इजाफा करेगा। तो अगर आप देखते हैं कि पहली वैल्यू 1 है तो उसके अंदर 1 का इजाफा होगा तो क्या हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। ये देखें पहली वैल्यू जो है उसके अंदर अगर हम 2 का इजाफा करें, स्टेप 2 मैंने क्या बताया कि आपने सी की वैल्यू जो है वो पहले 1 थी और स्टेप 2 का क्या मतलब है, इंक्रीमेंट करेगा। तो सी की वैल्यू वैल्यू 1 थी, उसके अंदर 2 का इजाफा हुआ, तो आप टेबल में देख सकते हैं कि सी की जो लेटेस्ट वैल्यू वो 3 है। प्रोडक्ट की यहाँ हमने लेटेस्ट वैल्यू लेनी है, यानी कि जो पिछली अभी वैल्यू निकली है वो यहाँ 1 आई थी, वो यहाँ हम रखेंगे और फिर प्रोडक्ट इनटू सी का फार्मूला चला देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ स्टेप 2 चलाने के बाद हम दोबारा एक तो हम कंडीशन चेक करेंगे कि जो ये 3 है, यानी कि सी के अंदर अगर आपने स्टेप 2 किया है तो वैल्यू सी की क्या होगी, 3 होगी। आपने ये भी चेक करना है कि जो 3 है वो 10 से छोटा है, ठीक है। यस छोटा है, तो फिर आप इधर आ जाएंगे अपने फार्मूले के ऊपर और फार्मूला आपने चलाना है। तो 3 की सी की वैल्यू क्या है, 3 है और प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्रोडक्ट की लेटेस्ट वैल्यू लेनी है और इसके बाद फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है, सी और प्रोडक्ट को। तो आंसर क्या आएगा, 3। यानी कि ये आप फार्मूला चलाएंगे, ये वाला फार्मूला, ये वाला, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। और ये 3 फिर किस में स्टोर हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 3, पहले क्या थी, 1। तो ये वैल्यू बार बार चेंज होती जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स अब आपने देखना है कि सी की वैल्यू क्या है। सी की वैल्यू जनाब अभी तो 3 है और 3 के साथ हमने लूप को चला दिया है और उससे आंसर भी क्या आ गया, प्रोडक्ट का 3। अब हमने 3 के अंदर फिर 2 का इजाफा करना है, स्टेप 2 का, ठीक है। तो 2 का इजाफा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ सी की वैल्यू 5 हो जाएगी और प्रोडक्ट की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 3 है। जो पहले जो अभी आई है पिछले स्टेप के अंदर वो 3 है। उस 3 को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे और वही फार्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट इनटू सी, इसको चलाएंगे तो 5 इंटू 3 क्या होगा, 15 हो जाएगा और ये 15 फिर प्रोडक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब है प्रोडक्ट के अंदर अभी क्या पड़ा हुआ है, 15 पड़ा हुआ है।
अब हम फिर सी के अंदर 1 का इज़ाफ़ा करेंगे क्योंकि हमने फ़ॉर्मूला चला लिया है। तो वो क्या आएगा? 7 आएगा। 5 के अंदर 2 का इज़ाफ़ा करें तो क्या आता है? 7 आता है। और 7 सी आ गया और प्रोडक्ट की पिछली वैल्यू क्या थी? 15। ये देख सकते हैं आप यहाँ जहाँ मेरा माउस है। यहाँ 15 इसकी वैल्यू है और यहाँ हम प्रोडक्ट के अंदर 15 लिखेंगे और इन दोनों को आपस में हम क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई इस फ़ॉर्मूले के ज़रिए, ठीक है? और ये फिर 105 आया तो ये प्रोडक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है? इसका मतलब है प्रोडक्ट की जो लेटेस्ट वैल्यू हुआ है 105। इसके बाद फिर 7 के अंदर 2 का इज़ाफ़ा होगा और वो आ चुका है 9, ठीक है? और 9 अब सी की लेटेस्ट वैल्यू है और इस तरह प्रोडक्ट की जो पिछली वैल्यू थी 105, तो यहाँ हम 105 यहाँ लिख देंगे और इसको हमने ज़रब करवाना है सी के साथ। तो दोनों को ज़रब करवाएंगे तो 945 आ जाएगा, ठीक है? अब 945 जो है आपने प्रोडक्ट के इस वेरिएबल के अंदर सेव करवा देना है, यानी कि जो लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है। ये बताएगा कि आप प्रोडक्ट की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो 945 है, ठीक है? आपने इधर से वैल्यू निकालते जाना है, ये लिखा हुआ है ना प्रोडक्ट इनटू सी, इधर से वैल्यू आपने निकालते जाना और इसमें आपने स्टोर करवाते जाना है, ठीक है? अब स्टूडेंट्स जब हम 9 के अंदर इजाफा करेंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। अब देखेंगे, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इजाफा करने के बाद आपने कंडीशन भी चेक करनी है। तो यहाँ वैसे तो हम कंडीशन पिछली तरह तो नहीं लिखते जिस तरह पहले हम लिखते आ रहे हैं यहाँ, लेकिन आपने इस तरह ही होगा मामला, इसके अंदर कोई कंडीशन लैदा से मतलब यही कंडीशन है, इसको ही आपने कंडीशन तस्वर करना और आपको आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर रहा होगा, ठीक है? लेकिन आपके जहन में भी होना चाहिए कि ये कंडीशन है। तो अभी 11 आया तो 11 तो 10 से जो है वो बड़ा है, ठीक है? और हमारी जो नीड थी वो ये थी कि हमने 1 से 10 तक बेसिकली अपने जो ऑड नंबर से उनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी थी, ठीक है? तो 10 तो आखिरी हमारे पास यहाँ पॉइंट है। तो यहाँ फिर 11 अगर वैल्यू है इसका मतलब यह है कि हमारी जो कंडीशन है फिर वो फॉल्स हो जाएगी और यहाँ आपकी लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगी। तो अब प्रोडक्ट के अंदर 945 पड़ा हुआ है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स यहाँ अब एक ऐसी स्टेटमेंट लिखनी चाहिए जो कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले करवाए, ठीक है? तो अब वो स्टेटमेंट यहाँ मैंने लिखी, वो जब मैं इधर लिख देता हूँ वो स्टेटमेंट, ठीक है? तो यहाँ आपने लिख देना है, आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? आप मैसेज बॉक्स लिख सकते हैं या आप प्रिंट भी करवा सकते हैं इस वैल्यू को। आप कहते हैं द रिजल्ट इज और इसके बाद आप एंड का ऑपरेटर लगाएंगे और यहाँ जिस वेरिएबल के अंदर प्रोडक्ट की वैल्यू पड़ी हुई है वो आप यहाँ लिख देंगे। तो प्रोडक्ट की वैल्यू बेसिकली प्रोडक्ट के वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई है। तो ये स्टेटमेंट मैंने लिख दी इधर। तो ये देखें, हमारी जो 945 वैल्यू है वो बेसिकली कहाँ पड़ी हुई है? वो इस प्रोडक्ट के वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई है। तो इस वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए फिर हम इस मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। ये मैसेज बॉक्स क्या है? बेसिकली जो भी वैल्यू उसको प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है? तो जब इसको चलाएंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह लिखा आ जाएगा द रिजल्ट इज, बस इस तरह द रिजल्ट इज और आगे जो 945 आंसर आ जाएगा, ठीक है? आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, यानी कि हम पहले भी उस सॉफ्टवेयर को चलाते रहे हैं, उसके अंदर आपने देखा भी होगा इसको। तो आप इधर आप प्रिंट प्रिंट का वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है? मैसेज बॉक्स तो भी लिख सकते हैं और यहाँ प्रिंट का वर्ड भी लिख सकते हैं, PRINT, ठीक है? क्योंकि दोनों ही एक ही काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, इन्फॉर्मेशन को आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए। लेकिन अगर ना आप प्रिंट लिखते हैं और ना मैसेज बॉक्स लिखेंगे तो आपकी कभी भी आपका जो आंसर है वो आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। इस तरह हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए जो पहले 10 नंबर थे उनमें से हमने ऑड नंबर्स की जो ज़रब है वो हमने मालूम कर ली। और इसके बाद स्टूडेंट्स एक और हमारा प्रोग्राम है कि एक प्रोग्राम लिखें दैट डिस्प्लेस द टेबल ऑफ टू यूजिंग फॉर नेक्स्ट लूप, ठीक है? कि हमें बोला गया है कि 2 का टेबल लिखें और आप नेक्स्ट लूप का इस्तेमाल करते हुए वो टेबल प्रिंट करवाएंगे, ठीक है? तो यहाँ आप देखें कि हमने एक काउंट का वेरिएबल बनाया है और उसको हमने एज ए इंटीजर लिया है और ये स्टेटमेंट हम लूप को चलाने से पहले लिख रहे हैं जाके, जो कि वैसे ही आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी, टेबल ऑफ टू इज एज फॉलोज और यहाँ से हमारी लूप चल रही है। और फॉर सबसे पहले हम कीवर्ड लगाते हैं फॉर का और ये जो काउंट है ये बेसिकली एक
काउंटर वेरिएबल है, ठीक है, जो कि लूप की वैल्यू को सेट कर रहा है कि हमारी लूप 1 से 5 तक चलेगी। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ जो 1 है इसका मतलब ये है कि हमारा जो पहाड़ा है वो 1 से चलेगा और कहाँ तक चलेगा, वो 5 तक चलेगा, ठीक है। तो 1 से हमारा पहाड़ा कहाँ तक चलेगा, 5 तक, यानी कि ये वाला 5 और ये 1, ठीक है। तो बेसिकली आप इधर 10 भी लिख सकते हैं, जहां तक आप पहाड़ा प्रिंट करवाना चाहिए, लेकिन प्रिंट आपने 2 का करवाना है, ठीक है। उसने खुद आपको बता दिया है, ठीक है। और इससे पहले हम पिछले प्रोग्राम भी करके आए हैं जिसमें हम एक ऐसा पहाड़ा लिखा था हमने कि जिसमें हम वैल्यू यूजर से लेते हैं कि यूजर खुद बताए कि उसने पहाड़ा कौन सा प्रिंट करवाना है। वो 2 का प्रिंट लिखेगा तो 2 का पहाड़ा प्रिंट हो जाएगा, 3 लिखेगा 3 का पहाड़ा प्रिंट हो जाएगा। वो प्रोग्राम हम पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लाजमी उसको सुने ताकि आपको उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन यहाँ उन्होंने खुद बता दिया कि आपने 2 का पहाड़ा प्रिंट करवाना है। तो यहाँ हम पहले कंडीशन डिफाइन करेंगे, काउंट 1 to 5, कि हमारी जो लूप है वो 1 से 5 तक चलेगी, ये हमने कंडीशन लगा दी। और इसके बाद फिर हम प्रिंट का वर्ड लिख रहे हैं और इसमें 2 into, ठीक है। और इसके बाद काउंट और एंड लगाया हुआ है, इक्वल लगाया हुआ है, ठीक है। और ये देखें, ये जो 2 into है ये भी 2 कॉलम जो आपके ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। 2 कोट्स हैं जो ये 2 into इनके दरमियान में है, और ये जो आपका इक्वल टू है ये भी इन 2 कोट्स के दरमियान है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 2 into इसकी वजह से बिल्कुल सेम वैसे ही आता जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी चीज़ इन 2 कोट्स के दरमियान में लिखती जाएगी, यानी कि जो 2 सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये जो, और ये बेसिकली अगर इनके दरमियान कोई भी चीज़ लिखती जाए तो वो सेम प्रिंट होती जाती है। अभी हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेंगे। तो काउंट है, और जब हम इसको चलाएंगे तो इसको हम देखते हैं कि अब ये किस तरह से चलता है। तो ये हम मैंने एक नीचे टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो काउंट की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है 1, ठीक है। इसको भूल जाए, अभी जो 22 लिखा हुआ है ये गलती से लिखा गया। काउंट की सबसे पहली वैल्यू क्या है, 1, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखी हुई है 2 into काउंट इक्वल टू, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो रहा है कि 2 into भी एज इट इज आएगा, और यहाँ काउंट की पहली वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो इक्वल टू है ये इस वजह से आया है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये स्टेटमेंट 2 into 1 इक्वल टू लिखने के लिए ये हम ये वाली स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। यानी कि स्क्रीन के ऊपर इस तरह की चीज़ डिस्प्ले करवाने के लिए हम ये चीज़ लिखते हैं। लेकिन आपका आंसर कौन सा चीज़ निकालेगी, आपका आंसर ये वाला पार्ट निकालेगा 2 into काउंट, क्योंकि ये डबल क्यूट्स के बगैर लिखा हुआ है। यानी कि आपको जो इस तरह के साइन नज़र आ रहे हैं इनके बगैर लिखा हुआ है, और इसका मतलब ये मल्टीप्लाइप्लेशन है कि काउंट की पहली वैल्यू आपकी क्या है, 1 है, और जो आप 2 आपने एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप फार्मूला देख सकते हैं, 2 है और काउंट की जो वैल्यू उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है 2 को। तो काउंट की पहली वैल्यू क्या है, आप देख सकते हैं 1 है, मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर क्या आ जाएगा, 2। इसके बाद अगर हम काउंट के अंदर एक और का इजाफा करें, आप देख रहे हैं कि यहाँ स्टेप नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आगे तो हम स्टेप लिखते थे ना इस जगह पे, यहाँ कंडीशन के बाद। तो अगर स्टेप ना लिखें आप, तो इसका क्या मतलब होता है कि वो आपकी जो लूप है वो ऑटोमेटिकली 1 का इजाफा करती जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने खुद लूप के अंदर 2 का इजाफा करवाना है या 5 का या 3 का इजाफा करवाना है तो फिर आपको स्टेप लगवाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने चाहते हैं कि सिर्फ एक ही का इजाफा होता जाए तो आप स्टेप ना भी लिखें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखें, हमने काउंट जो हमारा काउंट वेरिएबल है 1, ठीक है, उसके अंदर हमने 1 का इजाफा किया तो वो क्या हो गया, 2। अब आप देख सकते हैं कि काउंट की वैल्यू क्या हो गई है, 2, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर 1 का इजाफा हुआ। तो पहले उसकी वैल्यू 1 थी, अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो यहाँ आप 2 into 2 लिखा हुआ है आपके सामने और इक्वल टू। तो 2 into, तो ये जो मैंने आपको बताया कि जो डबल क्यूट्स लगे हुए हैं इनके दरमियान जो भी चीज़ होगी वो सेम आती जाएगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो वो एज इट इज़ यहाँ आ गई है। काउंट की जो वैल्यू है वो 2 है, तो वो इसलिए वो यहाँ चेंज हो गई है, इक्वल टू वैसे का वैसे आ गया यहाँ, ठीक है। लेकिन ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म होगा, तो 2 यहाँ है स्टैटिक है, और जब काउंट के अंदर कौन सी वैल्यू है, 2, तो जब ये चलेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ वैल्यू 3 आई है। क्यों 3 आई है, क्योंकि काउंट की पहली वैल्यू 2 थी, उसके अंदर 1 का इजाफा होगा,
वैल्यू 3 हो जाएगी। और 3 के बाद आप देख सकते हैं कि 2 इंटू जो डबल क्योट्स में लिखा हुआ वो एज इट इज़ आ गया, इक्वल टू भी वैसे ही आया हुआ है, लेकिन काउंट यहाँ 3 हो गए हैं, क्योंकि काउंट जो है ना ये बगैर डबल क्योट्स के लिखा हुआ है। अगर हम इसको भी डबल क्योट्स के अंदर लिख देते, यानी कि जो आपको डबल क्योट्स के साइन नज़र आ रहे हैं, अगर इसको काउंट को भी हम इस तरह लिख देते तो यहाँ भी 1 की जगह काउंट ही आता, 2 की जगह काउंट आता, 3 की जगह भी काउंट आता, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने इसको डबल क्योट्स के बगैर लिखा है, तो यार यहाँ आ जाएगा ये वाला। इसके बाद ये हमारा फार्मूला चलेगा, तो फार्मूला क्या है, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, यानी कि ये पोर्शन चलेगा और आंसर हमें 6 रिटर्न कर देगा, ठीक है। उसके बाद 3 के अंदर एक और का इजाफा होगा, देख सकते हैं आप 3 के अंदर इजाफा होगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 4। उसी तरह 2 इंटू, क्योंकि यहाँ भी 2 इंटू क्यूट्स में लिखा हुआ है एज इट इज़ आ गया, काउंट की वैल्यू बेसिकली 4 है तो यहाँ आ जाएगी, इक्वल टू यहाँ आ जाएगा, और ये आपका ऑपरेशन यहाँ रन होगा, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। और ये लास्ट में 5 है, तो हमारी लूप बेसिकली 5 तक ही चलनी है। और आप देख सकते हैं कि वो वैसे ही काम हुआ है, 2 इंटू यहाँ काउंट की वैल्यू, और यहाँ बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, 2 इंटू 5 10। तो स्टूडेंट्स ये हमारी लूप जो है वो 5 तक चलेगी। तो यानी कि इस तरह हमारा जो आंसर है वो स्क्रीन के ऊपर, यानी कि हमारा जो टेबल है वो एज इट इज़ यहाँ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस हिस्से में मैंने 2 का जो पहाड़ा है वो 5 तक चलाया और आंसर क्या आ गया 10, ठीक है। आप यहाँ 10 तक भी चला सकते हैं, जितना आपने चलाना हो 2 का पहाड़ा वहाँ तक चला रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इससे मुतालिक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, अपनी प्रॉब्लम वगैरह इसके मुतालिक, लेक्चर के मुतालिक डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।